नमस्कार श्रोताओं, मैं मंगल सेन निमेश एक बार फिर हाजिर अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय इतिहास की एक और कड़ी लेकर, जिसका शीर्षक है आज़ादी की जंग भाग 3। श्रोताओं, अब तक हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर और औरंगजेब के समय भारत में व्यापार करने के बहाने और अपनी कूटनीति से भारत में चारों तरफ अपने पैर जमा लिए। इसके बाद कमजोर शासक आए। बहादुर शाह प्रथम शासन के प्रति उदासीन रहा, इसलिए उसे साहेब बेखबर नाम दिया गया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख का खिताब मिला। जहांदार शाह के बाद फर्रुख शाह मुगल सम्राट बना, जिसने सन 1717 में अंग्रेजों को कलकत्ता में बसने की इजाजत दी। वह उनको 3000 रुपये वार्षिक पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करमुक्त व्यापार का ऐलान किया। साथ ही कलकत्ता के 38 गांवों को भी अंग्रेजों द्वारा खरीदने का फरमान भी जारी कर दिया। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। फर्रुख शाह ने अंग्रेजों को रियायतें देकर उनका व्यापार जमकर बढ़वाया और इसलिए इतिहास के पन्नों में उसे घृणित कायर शासक का नाम दिया गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी सारे भारत में छाने लगी। इसके बाद मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक एक काफी लंबा राज चलाया। यह एक रंगीन प्रवृत्ति का शासक था, जो बस शराब, कबाब और शबाब में मशगूल रहा और इसलिए इसे रंगीला उर्फ रोशन अख्तर का तमगा दिया गया। इसके समय में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली में जमकर कत्लेआम किया और माल खजाना, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्त हाउस को भी लूट कर ले गया। इन शासकों के समय अखंड भारत के जो भी समृद्ध राज्य, क्षेत्र, वंश आदि सदियों से शांत पड़े हुए थे, सब स्वतंत्र होकर खड़े होने लगे। मोहम्मद शाह के समय में ही बंगाल, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड आदि मुगल शासन से आजाद हुए और फिर सभी राज्य एक एक करके छिटकने लगे। इसके समय में मुगल शासन सबसे ज्यादा टूटा था और मोहम्मद शाह एक बहुत ही कमजोर शासक सिद्ध हुआ। श्रोताओं, इस वीडियो में हम बताएंगे कि मोहम्मद शाह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आने वाले मुगल शासकों के समय में अपने व्यापार का दायरा और भी ज्यादा कैसे बढ़ाया। तो लोग प्रस्तुत है आजादी की जंग भाग 3। मुगल शासक अहमद शाह से आलमगीर द्वितीय मध्य तक 1756 तक। राजपाट की मारकाट और मुगलों की शासक बनने की होड़ की बीमारी से अंग्रेज भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। मोहम्मद शाह के निधन के बाद उसका पुत्र अहमद शाह मुगल सम्राट बना। उदासीन बादशाह था और 1754 तक शासन नहीं कुछ खास चला। मां उधम बाई उर्फ विलाए आजम और जावेद खां का भी शासन में हस्तक्षेप रहा। न्यू अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी बार बार यहाँ आक्रमण किया, तो 1752 में सफदरजंग ने मराठों से संधि कर मुगलों की रक्षा का वचन लिया। फिर मराठों के हस्तक्षेप से सफदरजंग की जगह इमादुल मुल्क वजीर बना दिया था, जिसने अहमद शाह को अंधा करके मरते दम कारागार में डाल दिया था। फिर 1754 से 1759 तक जहांदार शाह के पौत्र आलमगीर द्वितीय का राज रहा, जहां पूरी शक्ति
क्षेत्रीय नवाबों सरदारों के पास थी, इसलिए यह शासन नाम मात्र चला। इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी क्योंकि वह इससे क्रुद्ध हुआ था। इसी समय सन 1757 में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। मुगलों के शासन में बंगाल समृद्धशाली राज्य था, जिसका था क्षेत्र विशाल। सब इसी राज्य के अंदर थे, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। कृषि उत्पादन से हरा भरा और औद्योगिक उत्पादन से माला माल, घर घर में खुशियां बसती थी और प्रजा रहती थी हरदम खुशहाल। सन 1717 में फर्रुख शाह के शासन से अंग्रेजों को बंगाल में करमुक्त व्यापार की छूट रही थी। व्यापार की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को जमकर लूट रही थी। इसी समय सन 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का बन गया सूबेदार, मगर उसकी आंखों में खटक रहा था अंग्रेजों का यह कर मुक्त व्यापार। अंग्रेजों के ढंग को देख देख मुर्शीद कुली खां की भौहें हरदम तनी रही। 1727 में उसकी मृत्यु तक यहाँ एक द्वंद्व की स्थिति बनी रही। फिर 1727 में सुजाउद्दीन को बंगाल के सूबेदार की मिली कमान। हर दिन अंग्रेजी प्रभाव बढ़ता गया और साथ ही बढ़ते गए उनके अरमान। फिर 1739 में सरफराज खां बंगाल का सूबेदार बना, मगर अंग्रेजों के प्रभाव के कारण शासन में लाचार बना। फिर बंगाल की राजनीति में बिहार के नायब निजाम अलीवर्दी खां का उदय हुआ, जो सन 1740 में सरफराज खां की हत्या कर खुद बंगाल का नवाब बनने में विजयी हुआ। बंगाल के रोज बदलते रंग ढंग ने अलीवर्दी खां की महत्वाकांक्षा का विस्तार किया। तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना देकर बंगाल पर अधिकार किया। भारत में होती उथल पुथल को ईस्ट इंडिया कंपनी भांप रही थी। सत्ता सुख के ख्वाब में डूबी चुप चुप मौके को ताक रही थी। अंग्रेज दक्षिण में फ्रांसीसियों से जीत रहे थे, तो अगला बंगाल ही यहाँ पर निशाना था। अंग्रेजों के इस मंसूबे को अलीवर्दी खां ने भी अच्छे से जाना था। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से अलीवर्दी खां बहुत परेशान हुआ था। इसीलिए इसके समय में ही पृथक बंगाल का निर्माण हुआ था। उसी समय एक अरब नागरिक मीर जाफर भारत में भ्रमण पर आया। बंगाल की खुशहाली देख देख वह मन ही मन में हर्षाया। फिर सारे बंगाल में भ्रमण करने में व्यस्त रहा, न थोड़ा भी होश लिया था। यूं सारी उम्र बंगाल में ही बस जाने का उसने अपने मन में सोच लिया था। धीरे धीरे अपने कौशल से उसने राजनीति को भी सीख लिया था। अपने मधुर व्यवहार से नवाब अलीवर्दी खां का मन भी जीत लिया था। फिर एक घटना में उसने अपनी जान पर खेलकर बंगाल के नवाब साहब के भांजे को बचा लिया था। इसके बाद तो वह हर आदमी, सिपाही और दरबारी के दिल पर छा गया था। अपनी सच्चाई और वफादारी का सिक्का भी सबके मन में जमा दिया था। यूं मीर जाफर की काबिलियत देख अलीवर्दी खां ने उसको अपना मुख्य सेनापति बना दिया था। अलीवर्दी खां को कुदरत ने बस 3 बेटियों का परिवार दिया था। अलीवर्दी खां को कुदरत ने बस 3 बेटियों का परिवार दिया था। एक का ढाका, एक का पूर्णिया और सबसे छोटी का पटना में निकाह किया था। एक का ढाका, एक का पूर्णिया और सबसे छोटी का पटना में विवाह किया था। अपनी मृत्यु के बाद बंगाल के शासन की कौन संभालेगा जिम्मेदारी, यह सोच के अलीवर्दी खां ने छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजनीति सिराजुद्दौला को
अपने समय में ही पढ़ा दिया था। अंग्रेजों की ताकत को खत्म है करना, यह कूट के दिल में गढ़ा दिया था। 10 अप्रैल 1756 को 10 अप्रैल 1756 को फिर अलीवर्दी खां का हो गया निधन। तदुपरांत सिराजुद्दौला ने लिया बंगाल के नवाब का ताज पहन। अंग्रेजों का सत्ता सुख पाने का ख्वाब, अंग्रेजों का सत्ता सुख पाने का ख्वाब और मुगलों की अंदरूनी कारगुजारी से अंग्रेज भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। श्रोताओं, इससे आगे आजादी की जंग भाग 4 है। जय हिंद, जय भारत।